सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और कल सियालकोट के बाद आज फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करने जा रही है। कल जो कुछ सियालकोट में तमाम दिन होता रहा वो हमने आपको दिखाया किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने की कोशिश की गई। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मकाम भी जलसे का तब्दील करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जलसा हुआ और उसमें बड़ी अहम बातें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने की। उन्होंने बताया कि उनकी जान को ख़तरा है और एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है और एक बड़े महफूज मकाम पर वो रख दी है जिसमें वो तमाम नाम मौजूद हैं जो कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश में मुलव्विस रहे, शरीक रहे। उन्होंने कहा कि मैं एक एक नाम को जानता हूँ और एक एक मीर जाफ़र का नाम मेरे दिल पर लिखा हुआ है। अब आज फैसलाबाद में जब वो आवाम से मुखातिब होंगे तो क्या नया पैगाम पाकिस्तान के आवाम के लिए होगा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए आज वो कौन कौन से नए इंकशाफात करेंगे और इस तहरीक का जो मकसद है ज़ाहिर है वो इस हुकूमत को गिराना और फिर अपनी हुकूमत को एक बार फिर लेकर आना है, तो क्या ये तहरीक अपने मकसद में कामयाब हो सकेगी? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, बोल न्यूज़ के चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, फिर कुछ दीगर मेहमान भी आगे चलकर हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। फैसल साहब, आपको ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। ये कल बड़ी अहम बातें खान साहब ने की हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवा दी है, उनकी जान को ख़तरा है, तो ये इस वक्त मुल्क के सियासी हालात किस जानिब आप जाता देख रहे हैं? आगे कशीदगी, तलखी बढ़ सकती है पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, जो इमरान खान साहब जिस पॉइंट पर चले गए हैं, जिस अंदाज में कल उन्होंने खिताब किया, आज वो सारे दुनिया के अखबारात में छपा हुआ है कि एक साबिक वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि उसे कत्ल करने की साजिश हो रही है, उसमें साजिश करने वालों के नाम उन्हें मालूम है, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है और सारी दुनिया के मीडिया के अंदर है। बड़ी एक शर्मनाक सूरत हाल है कि वो जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उनको, जो पीटीआई डिमांड कर रही है, जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी वो डिमांड कर रहे थे कि हमें ऐसी सिक्योरिटी चाहिए, जान को खतरा है, और हुकूमत में से बाहर आने के बाद भी वो जिस तरह की सिक्योरिटी मांग रहे हैं वो सिक्योरिटी से अब तक मुतमईन नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है, जो बार बार सवाल आ रहा है उसका जवाब अब तक नहीं आया, कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि साबिक वजीर आजम वाली उनके पास सिक्योरिटी है, सारे चीफ सेक्रेटरीज को वजीर दाखिला ने खत लिख दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने, और उनको हर सूबे के अंदर सिक्योरिटी मिल रही है। मुझे बार बार ये सोचने के बाद ये ध्यान आता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साबिक वजीर आजम थी, जब वो आई उस वक्त जनरल मुशर्रफ इख्तिदार में थे, उन्होंने फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की, चारों चीफ सेक्रेटरीज को लेटर्स लिखे हुए थे, उन्हें मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी बहुत मजबूत सिक्योरिटी थी, लेकिन हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खो दिया, वो शहीद हो गई, एक अवामी जलसे में शहीद हो गई। इमरान खान रोजाना जलसा कर रहे हैं, रोजाना जलसा कर रहे हैं, उनको किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए? अब तक इस सवाल का जवाब नहीं आया है। कल उन्होंने आके खुद कह दिया है, जब वो वजीर आजम थे उस वक्त उनकी काबीना के अरकान ने कहा, जब वो अपोजिशन में आ गए तब उनके लोगों ने कहा उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड है नहीं है। अब खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया हो, लेकिन अगर ये हो गया तो जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को अब तक याद करते हैं, रोए, पूरी कौम रोई, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हुआ, कोई नहीं उन्हें बचा सका, क्या ये साजिश अगर ऐसी अल्लाह ना करे कामयाब हो जाए तो इस मुल्क का होगा क्या? तो कौन है जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? फिर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि उन्हें कहा पाकिस्तान आर्मी इस वक्त दुनिया की मजबूत तरीन आर्मी है, वो प्रोवाइड करेगी, लेकिन सवाल यह है कि साबिक वजीर आजम को आर्मी सिक्योरिटी प्रोवाइड तो नहीं करती है, हुकूमत प्रोवाइड करती है। दुनिया भर में इस सतह के लीडरों को इंटरनेशनल एजेंसीज जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा, और इस सवाल का जवाब जब तक नहीं आएगा वो एक खौफ रहेगा। और ये जिस तरह से जलसों में जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, उस तरह की सिक्योरिटी नजर नहीं आती। इनके स्टेज के ऊपर तो हजारों लोग नजर आते हैं सामने आमने। तो ये एक सवाल है अरबाब, जो जब तक ये हल नहीं होगा तब तक इस सवाल का न सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा, बल्कि जिनकी जिम्मेदारी है यानी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, वो तो उल्टा धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर मैं चाहूं तो आपके 20 लोग ना निकलने दूं, अगर मैं चाहूं आप मुझे गारंटी नहीं देंगे तो मैं आपका जलसा, मैं आपका लॉन्ग मार्च नहीं होने दूंगा। तो वो उनकी जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको तो सीरियस नहीं ले रहे, उल्टा उनके जलसों पर पाबंदी लगाने का, क्रैक डाउन करने का सोच रहे हैं, जिस तरह कल तमाम दिन होता रहा है सियालकोट में। अब आप देखें, बिल्कुल सही सवाल है आपका। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं मैं बंदे नहीं निकलने दूंगा, इस्लामाबाद आके दिखाएं, जो भी उनका तरीक़ेकार हमेशा से वो ऐसी बातें करते हैं। जाहिर है इस वक्त वो सियासतदान के साथ साथ पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, और जो वो कह रहे हैं उनकी बातों को अब संजीदा लेना है। एक तरफ तो ये मामला है जो वो फरमा रहे हैं, और जाहिर है वजीर दाखिला है, हुकूमत पाकिस्तान है, वो जो कह रहे हैं जाहिर है इमरान खान के साथ वो हो सकता है जो वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम साहिबा हैं, वो नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की,
उनको जो सिक्योरिटी दी, अच्छी बात है सिक्योरिटी दी है, सारे वो लीडरान जो निकल रहे हैं उनको सिक्योरिटी, लेकिन क्या उनका वो लेवल है मरियम साहिबा का? वो नायब सदर है ना, वो कभी वजीर बनी है ना, चीफ मिनिस्टर बनी है ना, प्राइम मिनिस्टर बनी है, लेकिन आपने उनको प्राइम मिनिस्टर की इक्वल सिक्योरिटी दे दी है उनकी जान को खतरात के हवाले और दीगर मामला के हवाले से। तो इसमें सियासत जरूर करें, नुक्ता एदराज जरूर होना चाहिए, नजरियात का मामला अलग है, लेकिन किसी की जान से खेलने वाले इकदामात इस मुल्क में नहीं होने चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब को अपनी चीजों को सेटल करने के लिए फौरन कहना चाहिए कि जो पाकिस्तान में पॉसिबल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करें और उस पर पीटीआई के लोग इत्मीनान का इजहार करें कि हाँ हमें सही सिक्योरिटी मिल गई खान के लिए। आप नजरियाती तौर पर इख्तलाफ करें, लेकिन ऐसे नहज पर ना जाएं कि जहां लोग उस रवैये को देखकर फिर एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाए, एक दूसरे से नफरत का इजहार करें, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि राणा साहब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और अपने कलमदान का इस्तेमाल करते हुए फैसला कर सकते हैं, या फिर उन्हें लंदन से इसकी मंजूरी लेनी होगी? जिस तरह पूरी काबीना पिछले दिनों लंदन में रही, वजीर आजम भी लंदन में रहे, तो ये हिदायत हुकूमत को चलाने के लिए जाहिर बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है लंदन से आ रही है, तो इसकी मंजूरी उन्हें वहां से लेनी पड़ेगी फिर, और वहां से तो मंजूरी मिलनी नहीं है। असल में ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि लंदन से मजदूरी भी मिल रही है और मंजूरी भी मिल रही है। मजदूरी इस तरह मिल रही है कि अब उसके बगैर वजारत नहीं मिलती, सब शाबाश लेने के लिए गए थे, और इस वक्त के डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। इसका एक और एंगल भी है, पाकिस्तान के आइन के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत अगर कोई कैदी इश्तिहारी मफरूर कहीं पर पता हो तो उसे फौरी तौर पर हुकूमत का काम है गिरफ्तार करके जेल में डालना। अब हुआ क्या है कि कैदी और मफरूरीन के पास वजीर आजम पाकिस्तान गए हैं, उनके वजीर दाखिला गए हैं जिनकी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है, वजीर इत्तलात गई हैं और वज़रा गए, रेलवे के वजीर गए और प्लानिंग डेवलपमेंट के वजीर गए। इन तमाम वजीरों ने जाके जो मफरूर कैदी हैं, जो यहां से गए भागे हुए हैं, उनके बेटे इश्तिहारी हैं, उनसे मुलाकातें की हैं। अब आईने पाकिस्तान के तहत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वजीर इत्तलात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, रेलवे के वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ प्लानिंग डेवलपमेंट, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है। अच्छा। इन्होंने इश्तिहारी से मुलाकातें की, उनको गिरफ्तार नहीं किया। कौन फैसल साहब? चूंकि इन तमाम की नामजदगी भी तो जिन इश्तिहारी और जिन मफरूर साहब की आप बात कर रहे हैं उन्होंने की थी ना, वजीर आजम पाकिस्तान को उन्होंने ही नामजद किया, इस काबीना को उन्होंने ही नामजद किया, उनकी मंजूरी के बगैर तो मुमकिन नहीं था। असल में वो ऑफिशियल मामला नहीं है, अगर उन्होंने किया तो उनका इनफरादी मामला है और उसका रिकॉर्ड नहीं है, जबानी बातें। लेकिन यहां पर जो मामला है वो यहां मामला बड़ा सॉलिड है। यह मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, उनके साहबजादे दोनों इश्तिहारी हैं, उनके समदी इसाक डार साहब मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। इन 4 लोगों के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम मिले, पाकिस्तान के 5 वजीर मिले, इन वुजरा ने हल्फ लिया हुआ है पाकिस्तान का, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन मुफर्रीन को, इश्तिहारियों को गिरफ्तार करें और पाकिस्तान के कानून और आइन के तहत जेलों में डालें। अब ये उनसे मिलकर मशवरे ले रहे हैं, तो आईने पाकिस्तान जागेगा क्या? कोई उठेगा? अदालत में मेरे ख्याल में तो दरखास्त जा चुकी है FIR काटने की। अगर ये FIR कट गई तो आप देखें कितना अनोखा वाकया होगा। जिस दिन एक और मामला है जो आप नवाज शरीफ साहब से मुतालिक कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में खत जमा कराया है। अच्छा, खत जमा कराने में उन्होंने कहा है कि मैं वहां पे कैंसर के इलाज के सिलसिले में डॉक्टर से मिलने गया। कता कलामी की माज़रत फैज़ल साहब, इस नुक्ते को आप मज़ीद इसकी वज़ाहत कीजिएगा। मुराद सईद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद साहब, जलसों पर जलसे आप लोग कर रहे हैं, खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, ये तहरीक इसी तरह चलती रहेगी? खान साहब रिस्क लेते रहेंगे अपनी जान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो जो बैरूनी ताकतों ने साजिश की और यहाँ पे जो मीर जाफर और मीर सादिक है वो इस साजिश का हिस्सा बने, वो तमाम चीजें पूरी कौम के सामने हैं। लेकिन ये भूल गए थे कि ये खुददार कौम है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को हमने हासिल किया था, और ये भिखारी ये तो गुलामी के लिए तैयार है क्योंकि इनकी हराम का पैसा बाहर अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। लेकिन खुददार कौम कभी भी गुलामी तस्लीम नहीं करती, और आपके सामने है। मैं बोल्ड टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो किस तरह हक के साथ, सच्चाई के साथ, अवामी जज्बात के साथ और पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़े हैं। आपने पेशावर से जलसों का आगाज हुआ था और आपने देखा कि पूरी पाकिस्तान के किसी भी शहर में जलसा हो रहा हो तो वो जलसा सिर्फ एक शहर में नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान के हर तहसील, हर बाजार, हर गली कूचे में आपको जलसा नजर आ रहा होता है। ये क्या है? ये तब्दीली नहीं, ये इनकलाब है।
पाकिस्तानी कौम ने फैसला कर दिया है कि खुददार कौम को खुददार लीडर मिला है और पाकिस्तान के फैसले कोई बैरूनी ताकत नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम करेगी। आपने कल सियालकोट में देखा, जो आपका सवाल है मैं उसकी तरफ आता हूँ कि सियालकोट में किस तरह जो मौजूदा वजीर दाखिला है उसके ऊपर 18 कत्ल का इल्जाम इनके पार्टी के रहनुमा ने लगाया था। और फिर सानिहा मॉडल टाउन भी आपको याद होगा, कल सियालकोट में भी इन्होंने एक और सानिहा मॉडल टाउन की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे सियालकोट के गैरतमंद लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो कड़े रहे, पुरअमन रहे। हमारे जलसे को इन्होंने खराब करने की कोशिश की। हमारे लोकल वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमारा उस्मान डार वहाँ से जो नुमाइंदे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उसके बावजूद भी जिस अंदाज से सियालकोट निकला और सियालकोट ने जिस तरह उनका मुकाबला किया, उनको भी मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कल इन्होंने जलसे के वक्त एक जो सियालकोट का डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उन्होंने एक एक्स PM को जो कि एक बैरूनी ताकत के साजिशों से हटाया किया, गलत तरीके से गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से साजिश के तहत उनको सिक्योरिटी देने की दूर की बात, लेकिन जो एक आम बंदा होता है या इस किस्म की पब्लिक गैदरिंग्स होती है, जलसे होते हैं, उसमें जो हुकूमत का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो जिम्मेदारी होती है, वो भी उन्होंने नहीं निभाई। और आपको याद होगा कि कल जैसी ही हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर दिया गया, हमारे जलसे पर यह हमला, जलसे की जगह पे ये हमला और हुए, तो जालसाजी में पकड़े जाने वाली खातून, जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, उसने वहाँ के DPO को खिराज तहसीन पेश कर दिया कि किस अंदाज से वहाँ पे उन्होंने क्रेनें चलाई, किस अंदाज से हमारे जिस जलसे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, किस तरह हमारे इमरान खान की जान को उन्होंने खतरे में डाला। तो ये काबिल मुज़म्मत भी है। इस वक्त हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, लेकिन इमरान खान पूरी पाकिस्तान अवाम तो छोड़े, आलम इस्लाम के साहब वो पूरे आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ते हैं। उनकी सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और हम तमाम ताकतों को बताना चाहते हैं कि अगर कोई इसमें कमी बेशी लाई गई और जिस तरह इनके करतूत है, तो ये एक ऐसा सैलाब आएगा, एक पाकिस्तान का भूला, पाकिस्तान का जवान, पाकिस्तान के बच्चे, इमरान खान के कारकुनान, इमरान खान के सिपाही, ये पूरा इन सब को बहा के ले जाएगी। इस पे कोई समझौता नहीं होगा। और हम इनको बताना चाहते हैं कि आपकी जो करतूत है और आप इस वक्त जो साजिशें कर रहे हैं और इमरान खान की जान के खिलाफ और इमरान खान की जान को बचाने के लिए, ये जो इमरान खान साहब को इस वक्त सिक्योरिटी मिली हुई है, ये सिक्योरिटी साबिक वजीर आजम की है। चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत है उनको बेहतरीन सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन कल जो वीडियो की बात की, पूरी कौम का दिल हिला दिया है खान साहब ने। आप पर्सनली खुद, आप वफाकी वजीर रहे, उनके बहुत करीबी हैं, आप इमरान खान साहब की सिक्योरिटी से मुतमईन हैं? देखिए, आपने कहा कि जो एक्स-PM की सिक्योरिटी तो दरकिनार, कल जो सियालकोट खान साहब पहुंचे हैं, पहले तो खान साहब के पहुंचने से पहले ये वहां पे हमला और हुए, और एक चोर और डाकू जो सनयाफ्ता लंदन बैठा हुआ है, उसकी जालसाज साहबजादी ने वहां के DPO को हमला और होने पे मुबारकबाद और शाबाश पेश कर दी। लेकिन जब खान साहब जलसगाह पहुंचे तो 1 घंटा उनको लगा, और जो मनाजिर आपने वीडियोस में देखे होंगे कि एक्स-PM की सिक्योरिटी तो छोड़े, एक लोकल MNA और लोकल MPA की सिक्योरिटी भी छोड़े, जहां पे भी पब्लिक गैदरिंग्स होती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का काम होता है, वो भी नहीं था। इन्होंने सब कुछ, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं दी, बिल्कुल सिक्योरिटी। अच्छा, अब खान साहब को सिक्योरिटी नहीं मिल रही, वजीर आजम वाली भी नहीं मिल रही, और जो एक पार्टी लीडर है उनकी नहीं मिल रही। कहा है हुकूमत को दरखास्त दी, हुकूमत कहती है कि हमने चीफ सेक्रेटरीज को कह दिया सिक्योरिटी देने का, नहीं मिल रही। तो क्या आप कोई इंटरनेशनल एजेंसी की सिक्योरिटी हायर करेंगे इमरान खान साहब के लिए? बात चल रही है क्यूबा की एजेंसीज की, बात चल रही है चाइना की एजेंसीज की, बात चल रही है कोरियन एजेंसीज की। तो इमरान खान साहब के लिए PTI खुद कोई सिक्योरिटी का इंतजाम करेगी? देखिए, इस वक्त जो सिक्योरिटी इमरान खान जा रही है और या जो वो ट्रेवल करते हैं, तो ये इमरान खान के जाती, आप ये कह ले कि कारकुनान है। और हम हर PTI का कारकुन, हर पाकिस्तानी, ये 22 करोड़ अवाम
खुद इमरान खान को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। मैं खुद अपने लीडर की सिक्योरिटी, बल्कि अल्लाह ऐसा मौका ना लाए, इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। हम इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आलमी इस्लाम का तर्जुमान है। उन्होंने नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, उन्होंने इस्लाम का मुकदमा लड़ा। खान साहब की जो सिक्योरिटी है और पीटीआई की जो इसमें अपनी खुद काविशें कोशिशें हैं, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। मुराद साहब साथ ही आप मौजूद रहिएगा। शौकत तरीन साहब ने भी, साबिक वजीर खजाना भी आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आवाम को बता दिया कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो ऑयल सब्सिडी है उसको खत्म किया जाएगा। इसका मतलब पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ने वाली और महंगाई का फिर एक नया तूफान सामने आ सकता है। तो शौकत तरीन साहब, इसका मतलब कि जब हुकूमत में आते हैं तब पता चलता है कि कितना मुश्किल है मुल्क की इकोनॉमी को चलाना। अपोजिशन में बैठकर बातें करना और हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करना तो बहुत आसान होता है। मिफ्ता साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए जी, मिफ्ता साहब को एक समझ है इनको कि ये हमारे 9 महीने के जो नंबर्स आए हैं, क्योंकि हमने अप्रैल के शुरू में गए हैं, 9 महीने के सब नंबर जो हैं वो एक किस्म से बेहतरीन नंबर आ रहे हैं। इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, एक्सपोर्ट्स देख लें, रिमिटेंसेस देख लें, और ये एग्रीकल्चर जो है उसकी वो देख लें, जो ग्रोथ वगैरह, वो सारा कुछ, और फिस्कल डेफिसिट है वो भी 4% पे है। तो सारे नंबर जो आ रहे हैं वो बेसिकली बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो अब वो मिल नहीं रही, और इस चीज के ऊपर उन्होंने ये तकिया रखा हुआ था कि जी ये आपने ये सब्सिडी दी है। तो मैंने इनको समझा दिया था कि सब्सिडी इसलिए हम दे रहे हैं कि महंगाई है, और महंगाई हमारी वजह से नहीं है, इंटरनेशनल जो है वो कमोडिटी साइकिल की वजह से है, और उसके लिए हमने 466 बिलियन रखे हुए हैं। वो कई दफा मैं समझा चुका हूँ। अब इनको समझ नहीं आ रही है ये ना उगल सकते हैं ना ये निकल सकते हैं। इनको समझ है कि ये जो चीज है ये सबसे ये नहीं बढ़ा सकते कीमतें, लेकिन ये नारे मारते थे बाहर बैठ के, अब आके इनके सामने आ गई है इनके जो एक किस्म की अपनी जो इनके, तो अब ये इनकी कोल्ड फीट हो गए। लेकिन ये अब हुकूमत में है, ये अब हुकूमत में है, इनको चाहिए जो डिफिकल्ट डिसीजन अगर इन्होंने लेने हैं वो लें, लेकिन कम से कम डायरेक्शन तो दें ना मार्केट को कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मार्केट डायरेक्शन लेस है, और जब डायरेक्शन लेस मार्केट होती है तो होती है, जब नर्वस होती है तो गिरती है, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, आप जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और इस वक्त टोटल फाइनेंशियल मार्केट्स में केओस है। शौकत अली साहब, ये जो पेट्रोल प्राइजेस और डीजल के प्राइस और मिट्टी के तेल के प्राइस ना बढ़ाने का फैसला किया है, आपके ख्याल में ये हुकूमत का, वैसे तो सियासी फैसला लग रहा है, लेकिन अगर ये नहीं बढ़ाती तो आपके ख्याल में कब तक नहीं बढ़ाती? कितना प्रेशर है हुकूमत के ऊपर IMF का कि पैसे बढ़ाएं? तो IMF ने तो रोक लिए ना पैसे यार जी। मैंने तो ये कहा कि दिसंबर की जो हमारे आदाब थे वो हमने पूरे कर लिए थे, वो तो हमें उन्होंने अप्रैल के बीच में एंड पे दे देने, पैसे दे देने थे। ठीक है। 2 चीजें उन्होंने मेरे से पूछी थी। एक थी कि 140 अरब रुपया जो आपने प्रोविंसेस देख रहे हैं वो आप उनसे हमें लिखवा के दे दें। वो मैंने बिल्कुल वो झागड़ा और हाशिम वक्त से कहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल हम लिख के दे देंगे, और उनसे आज भी पूछ लें, वो भी अभी आपको कह देंगे कि उन्होंने कहा। दूसरा, उन्हें 120 बिलियन जो हमने कहा था कि ये जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं उनके डिविडेंड्स पड़े हैं, कुल तकरीबन 650 सरप्लस पड़ा हुआ है, उसमें से हमसे 120 ले लेंगे। उन्होंने कहा कि उन कंपनी से आप हमें बता दें कि वो हमें बता दें कि ये हम पैसे दे देंगे। इस 2 के अलावा उन्होंने कहा कि ठीक है हम पैसे आपको दे देंगे। अब जब ये आए हैं तो इनकी जो इनडिसीजन है कि भाई क्या इन्होंने क्या करना है और फॉरवर्ड कैसे जाना है, उन्होंने वो पैसे भी रोक लिए। 7th उसके ट्रांच 8 ट्रांच के भी ये रोक लिए। 8 ट्रांच वाली क्या था जो मार्च के नंबर से उसके बेसिस पे, और उन्होंने कहा अब हम आपको मई की 18 से बात करेंगे, बजट देखेंगे। अब बजट में ये भी देखेंगे कि जो 9th ट्रांच के बीच में उन्होंने कहा था एग्जम्पशन हमने कम करनी है, और उन्होंने कहा था टैक्स रेट बढ़ाना है, और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से भी एग्जम्पशन कम करनी है। अब वो ये भी इनसे करवाएंगे, और इनको उसकी डेस्परेट जरूरत है, क्योंकि ना सऊदी अरेबिया इनको कोई पैसे दे रहा है, ना चाइना जो है वो हाथ पकड़ रहा है। तो ये एक किस्म से दे आर फिक्स्ड इन फिक्स। शौकत साहब, ये गवर्नमेंट जब से आई है हम देख रहे हैं कि ये भी पॉपुलर डिसीजंस कर रहे हैं, और खान साहब ने भी गवर्नमेंट जाने से पहले जो आखिरी डिसीजन लिया था पेट्रोलियम प्राइस कम करने का, बिजली सस्ती करने का, वो भी एक पॉपुलर डिसीजन था। वो वाकई एक काबिल अमल डिसीजन उस वक्त था? पाकिस्तान उस वक्त इतनी सब्सिडी देने का मुतामिल हो सकता था जो खान साहब ने, क्योंकि आज मिफ्ता साहब भी कहते हैं सिर्फ उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो डिसीजन लिया था।
अरबाब साहब हमें तो अरबाब साहब मैंने तो आपको सारा कुछ गिनवा के दिखा दिया है कि हमें बचाने की जो है ये करने की जरूरत नहीं थी। हमारी इंडस्ट्री जो है 10.5% ग्रो कर रही है। हमारी सारी क्रॉप्स जो है वो मतलब 7 से 8 8.5% ग्रो कर रही थी। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन मतलब 26% 27% ग्रो कर रही है। रेमिटेंसेस ग्रो कर रही हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा इदाफ नहीं है और सही सिमत में नहीं था। तो हमें ये पॉपुलर जो है वो पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहे थे। हमें जेन्युइनली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये लोग इसको हर्ट कर रहे हैं, अगर कोई पैसे तुम निकाल सकते हो तो हम इनको कोई, और हमने ये नहीं कहा था कि भाई ये हम बेसिकली कोई 1 साल के लिए कर देंगे। पहले तो हमारा ख्याल था हम टारगेटेड करें, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था टारगेटेड का। तो हमने कहा 4 महीने के लिए हम ये दे देते हैं, और वो मैंने आपको पूरा हिसाब करके दिखा दिया जी जी कि 4 महीने के पैसे। अच्छा तरीन साहब, एक छोटी सी चीज बताइए, अब बार बार बात हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है 5 हफ्तों में अगर यही सूरत हाल रही। आपने कहा डायरेक्शन लेस है सूरत हाल, आपके ख्याल में 5 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा या हुकूमत फैसला करके डायरेक्शन ले लेगी? देखिए जी, डिफॉल्ट बहुत ही ज्यादती होगी हमारे लिए, बिकॉज ये इस वक्त भी हमारे पास जो है कोई तकरीबन 10.5 बिलियन तो सिर्फ स्टेट बैंक के पैसे पड़े हुए हैं, $1 बिलियन। और हमारा रोल ओवर होना है चाइना से 2.5 बिलियन का वो है, 2 बिलियन हमारे IMF के पास पड़े हुए हैं, और इसी तरीके से तकरीबन 1.8 बिलियन वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास है। ये सारे पैसे पड़े हुए हैं हमारे पास। तो वो अगर अभी भी हम अगर अपने फैसले ना करने जाते हैं तो ये तो बहुत ही इनकॉम्पिटेंस होगी ना। और ये डिफॉल्ट जब हम चले जाते हैं तो पूरी मुईशत पे बहुत बुरे असरात होते हैं। तो ये एक अच्छी भली चलती इकॉनमी हम इनको दे के गए हैं, जिसके मैंने अदाब आपको बता दिए। और मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि ये PTI गवर्नमेंट का 9 महीने का स्कोर कार्ड है, और वो आप देख लीजिए उसमें क्या हर चीज जो है उसकी जो एरो है ऊपर की तरफ है। तो अगर ये अब डिफॉल्ट में जाते हैं तो ये बहुत बड़ी नालायकी होगी, और पाकिस्तान के लिए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। सही। अच्छा शौकत साहब, ये डॉलर प्राइस ना आपकी हुकूमत इसको कंट्रोल कर सकी। आपको याद होगा सितंबर में आपने एक बयान दिया था कि ये जब वो 177 178 पे था कि ये सट्टेबाज बीच में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और अब हम इनको महदूद करेंगे और इसकी एक्चुअल प्राइस 168 169 जल्द आ जाएगी। हमने देखा वो आ नहीं सकी। इस गवर्नमेंट में तो अभी इनको चंद हफ्ते हुए आए हुए 190 भी क्रॉस कर गया। ये क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है डॉलर? देखिए जी, इस वक्त आपकी जो प्राइस है ना, जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, वो तकरीबन आप इस वक्त 100 178 179 है, क्योंकि इस वक्त आपका ये रेट तो आपका रुपया अंडर वैल्यू हो गया। इसका मतलब है स्पेकुलेटर इसके साथ खेल रहा है, और स्पेकुलेटर उस वक्त खेलता है जब आपकी मार्केट के बीच में अनसर्टेनिटी हो। कौन कौन से लोग हैं जो इसके साथ खेलते हैं? एक तो एक्सपोर्टर पैसे बाहर रखना शुरू हो जाता है, इंपोर्टर जल्दी से एलसीआई खोलना शुरू हो जाता है, ये तो रेगुलर हो गया। बाकी जो है लोग कन्वर्जन शुरू कर देते हैं और उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से आप जो IT के जो हैं फ्रीलांसर्स हैं, इनका कोई 3-3.5 बिलियन डॉलर बाहर पड़ा हुआ था। मैंने इनको टैक्स ब्रेक्स वगैरह दी थी कि भी तुम वापस लेके आओ, वो उन्हें लाना बंद कर दिया। तो सारा कुछ जो है एक साइड पे खेल रहे हैं। तो इसको एक किस्म से आप कह रहे हैं ये स्टेट बैंक को चाहिए इसको कंट्रोल करे, और इसके बीच में रुपए को दोनों साइड पे मूव करे। आप देखेंगे हम लोग ने जब ये मार्च के बीच में, बल्कि बिफोर अप्रैल, तो 178 पे लेके आ गए थे। 178 से अब 194 पे। तो ये क्या कर रहे हैं बैठ के? ये स्टेट बैंक भी क्या कर रहा है और हुकूमत भी क्या कर रही है? सही। तो अब कैसे तरीन साहब इसको मुमकिन कैसे बनाएंगे? वापस 178 179 पर कैसे आएगा? चूंकि जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे आपने भी कई बार बताया कि इसकी प्राइस 8-9 रुपए ज़्यादा है, हम उसको कम करेंगे। अपने दौर में आप भी उसको पॉसिबल नहीं कर सके। इनके लिए कैसे पॉसिबल होगा ये करना? नहीं, हमारे वक्त में तो फिर बाद में मूव हमने किया था ना। देखें, मैंने ये कहा है, देखें पहली बात यह है एक्सचेंज रेट जो है और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों स्टेट बैंक का वो है, उसके जुमरे में आता है। ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती इसके ऊपर। हुकूमत सिर्फ मतलब एक किस्म से इनको हेल्प कर सकती है। तो इनके जुमरे में, तो स्टेट बैंक के जुमरे में स्टेट बैंक क्या कर सकता है इस वक्त? स्टेट बैंक ये कर सकता है कि आपके जितने एक्सपोर्टर हैं उनको कहें कि जी आप ये पैसे बाहर क्यों रख रहे हैं, मतलब उनकी जाके पड़ताल करें कि जो एक्सपोर्टर जो बाहर पैसे रख रहा है उसको वापस लेके आए। फिर और कि ये जो
आपके जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, इन्होंने हमारे से वादे किए हुए थे, हमने 2 रुपए बढ़ाए थे हर डॉलर के इनके लिए। क्या ये वो पैसे लेके आए हैं या नहीं लेके आए, ताकि हमारे पास फ्लो जब अंदर आएगी उससे हम रुपए को दूसरी साइड पे मूव करेंगे। जब दूसरी साइड पे मूव करेंगे, 4, 5, 6 रुपए जब मूव करता है, तो फिर जो स्पेकुलेटर है वो घबराता है और वो फिर वापस लेके आता है डॉलर, उससे वो 2 वे इफेक्ट आता है। आप एक तरफ से आप उनको अगर थ्रेटन नहीं करेंगे इस तरीके से, तो अगर आपके पास कुछ और पैसे होते आपके रिजर्व में तो आप मार्केट में डाल देते डॉलर, लेकिन वो आपको ये सारे अमल करने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। और उससे यह है कि रुपए को दूसरी तरफ अगर 3-4 रुपए भी मूव करेंगे तो डॉलर वापस आना शुरू हो जाएंगे और फिर उससे जो है वो एक मौसर किस्म का इफेक्ट आएगा। सही। तो फिर तईन साहब, ज़ाहिर है ये हुकूमत आने से पहले हमने मिफ्ता साहब की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी और इसहाक डार साहब माजी में किस तरह से डॉलर को आप लोगों के बकौल वो एक आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी पर रखते रहें, तो वो वाले इक़दाम जो डार साहब उस दौर में उन्होंने किए हैं आज से 4 साल पहले, वो स्टेप्स इस वक्त क्यों नहीं लिए जा रहे? एक आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी लाई जाए, कम से कम उसका एक आवाम को रिलीफ देने के लिए कम से कम वो आर्टिफिशियल स्टेप्स ले लिए जाएँ। वो उस वक्त देखें, उस वक्त आपकी जो एक्सचेंज जो था इंटरनेशनल मार्केट वगैरह के बीच में प्रेशर नहीं था, मतलब आपके जो रुपए पे इतना प्रेशर नहीं था। इन्होंने आर्टिफिशियली उसको ओवर वैल्यू करके रखा, उससे इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ? इनके 5 साल में तकरीबन $10 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट कम हुई 5 साल में, और $23 बिलियन की इंपोर्ट ज्यादा। $33 बिलियन को इन्होंने इकोनॉमी को एक किस्म से, उसके अलावा इन्होंने कुछ 7 से 10 बिलियन डॉलर जो है वो मार्केट में फेंक के उसको आर्टिफिशियली लो रखा, मतलब डॉलर को। अब वो जो है इस वक्त ना इनके पास डॉलर हैं जो ये फेंक सकते हैं मार्केट के बीच में, और इंटरनेशनल मार्केट्स में अब इनके लिए ये बदकिस्मती भी है कि कुछ हफ्तों से जो डॉलर है, क्योंकि फेड ने रेट्स बढ़ा दिए हैं तो डॉलर बहुत मजबूत हो गया। डॉलर अब सिर्फ हमारे उसके मजबूत नहीं हुआ करेंसी से, वो पाउंड के अगेंस्ट हो गया, यूरो के अगेंस्ट हो गया। आज में आप देखेंगे कि डॉलर जो है मजबूत हो गया, वो भी इन पे प्रेशर पड़ रहा है। तो इनको चाहिए कि इसको तरीके से खेलें, और मतलब यह है कि स्टेट बैंक जो है वो इसको रियलिस्टिकली करीब रखे 100% के जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज। मैं तो ये कहता हूँ चलें जी 97-98 पे रखें, वो दैट मीन कि अगर ये 182-83 में भी इस वक्त रह जाता है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, और ओवर अ पीरियड टाइम इसको मजबूत करने की कोशिश करें। तो तईन साहब, अगर ये अगले 2-3 माह या अगले 6-7 माह इलेक्शन नहीं होते, बज़ाहिर कुछ ऐसे हालात नज़र भी आ रहे हैं कि शायद ना हो, और अगले 6 माह इन्हीं लोगों की हुकूमत रहती है, तो इकॉनमी पर, डॉलर पर फिर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं? ये 200 क्रॉस कर जाएगा, ये एक नई इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी मुल्क भर में? मैं तो नहीं स्पेकुलेट करूंगा कि कहाँ होगा डॉलर, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बुरे इफेक्ट्स होंगे, और ये इनको चाहिए कि ये दे शुड रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, और वो ये है कि इनको इलेक्शंस करवाने चाहिए। इलेक्शन करवाएं ताकि ये जो सारा जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो, और जो लोग हैं वो डिसाइड करें कि जो परमानेंट हुकूमत कौन सी होगी, ताकि वो सॉलिड किस्म के स्टेप्स ले सके जिस तरह हम पहले लेते थे। और तईन साहब, उन सॉलिड स्टेप्स के नतीजे में अगर आपको मौका मिला कि 2-3 माह में आप फिर फाइनेंस मिनिस्टर हुए, 178-79 जो एक्चुअल डॉलर वैल्यू इस वक्त है, कितने अरसे में पॉसिबल होगा आपके लिए उस पर लाना इसको? देखिए, जब आप स्टेप्स ले लेते हैं ना तो मार्केट खुद एडजस्ट करना शुरू हो जाती है, और ये ऐसे नहीं है कि मार्केट बेवकूफ है। उनको समझ आ जाती है कि अब आए हैं, ये फिर टफ डिसीजन लेंगे, और अगर हम लोग एक अपने वो एक लाइन से दूसरी साइड पे होंगे तो हमें नुकसान होगा, तो स्पेकुलेटर निकल जाता है बीच में से। फिर जो एक्चुअल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है उस पर गेम चलती है, और उसमें मैंने कहा कि हमें चाहिए कि हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज के करीब रखें, 100% के 97-98% पे रखें, और ये हमें हमारा जो एक किस्म से पॉलिसी डायरेक्शन होनी चाहिए। सही। तो तईन साहब, ये जो इस वक्त इकोनॉमी टीम है, इसकी इंटेंशन पर या कैपेबिलिटी पर तो आपको कोई शक नहीं है ना कि ये शायद इस वक्त कुछ स्टेप्स लेने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन ये ले सकते हैं, कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर, या फिर ये इस काबिल ही नहीं है, नाअहल हैं, जिस तरह ये आप लोगों को कहा करते थे? देखिए, किसी को नाअहल वो कहना या किसी को कहना कि कॉम्पिटेंट नहीं है, मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं तो ऐसी बातें नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये पहले भी चला चुके हैं इकोनॉमी, और उसके बीच में भी काफ़ी कबातें थी।
अब ये फिर से आ गए हैं और ये पूरे 4 साल बाद बैठ के हमारे ऊपर टॉन्ट करते थे कि हमें तो चलाना ही कुछ नहीं आता। तो हमने 2 साल तो कोविड के बीच में भी चला ली, उसके बाद भी ये जब 9 महीने के जो इस साल के रिजल्ट्स आए हैं वो दिखा रहे हैं इकोनॉमी बिल्कुल सही सिमत में जा रही है, करके दिखाएं ना। सही, चलें तरीन साहब, बस एक आखिरी सवाल, ये डार साहब और मिफ्ता साहब में से बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर आपकी नज़र में कौन है? चूंकि 4 साल डार साहब रहे पिछले दौर में, 1 साल मिफ्ता साहब ने फाइनेंस मिनिस्ट्री देखी, आपका भी ज़ाहिर बड़ा एक्सपीरियंस है, आपकी नज़र में से बेहतर कौन है? किसको फाइनेंस मिनिस्टर इस हुकूमत में होना चाहिए? मैं बिल्कुल पर्सनालिटीज में नहीं जाऊंगा सर। वो ये आपस में ट्राई करें। चलें ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। फैसल साहब, इस पर अगर उनकी गुफ्तगू पर आप कुछ कमेंट, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत संगीन है और अगर कुछ इनकलाबी इक़दाम नहीं उठाए गए तो मसाइल बढ़ सकते हैं। देखिए, शौकत तरीन साहब जैसे माहिरीन जिन्होंने मतलब उन्होंने अपनी पूरी जो कारकर्दगी थी हुकूमत की PTI की बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी और उन्होंने बता दिया कि हुकूमत गलती कहाँ कर रही है। अगर फैसले नहीं करेंगे, चीज़ें लटकाएंगे, सूरत हाल ख़राब होती रहेगी। मोटी बात जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की डायरेक्शन तय नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। अगर डायरेक्शन तय नहीं करेंगे तो बीच में जो फैक्टर है वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं वो शिफ्ट होगा। अब रियल वैल्यू पाकिस्तान में डॉलर की 178 रुपये, 176 रुपये, 180 रुपये के दरमियान है। ये बाकी जो 9-10 रुपये का जो आगे पीछे है वो हुकूमत की डायरेक्शन तय ना होने की वजह से है। अब अगर यही कमोडिटी के तौर पर इस्तेमाल होगा डॉलर या वो LC खोलने के मामला होंगे तो फिर मामला यही रहेगा कि जो फायदा उठाने वाले हैं वो फायदा उठा रहे हैं, स्टेट बैंक कुछ कर नहीं रहा, हुकूमत डायरेक्शन तय नहीं कर रही है। मेरा ख्याल है कि बहुत गलत फैसला किया था बाकिर रजा साहब को, रजा बाकिर साहब को गवर्नर स्टेट बैंक के तौर पर उनको हटाया तो वहाँ पे फिर स्टेबिलिटी गवर्नर स्टेट बैंक के अंदर जो है वो मुस्तहकम एनवायरनमेंट ख़राब हुआ, यहाँ पे फैसले नहीं हुए और आपने दुरुस्त सवाल किया जिसका उन्होंने जवाब ज़ाहिर नहीं देना था, लेकिन उनकी मुस्कुराहट से मालूम हो गया कि इस वक्त मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है कौन। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, तो इसी तरह से मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं। ईद की छुट्टियों के बाद से गए हुए शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर अपने भाई साहब से मिलने के लिए जो मफरूर हैं और उन इश्तिहारियों से मिलने के लिए, अब तक वो पाकिस्तान आए नहीं हैं। अदालत को वो ये बता रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, कैंसर का मरीज हूँ, मैं डॉक्टर से मिलने के लिए गया हूँ। अब आप देखिए बयानिए देखें प्राइम मिनिस्टर के, वहाँ कुछ और कह रहे हैं, यहाँ कुछ और कह रहे हैं, फैसले कर नहीं रहे, अदालत को कुछ और बता रहे हैं। जब फैसले नहीं होंगे हुकूमत के तो फिर ये बहरान रहेगा। मेरे ख्याल में टैकल होने वाली सूरत हाल थी, ठीक है, लेकिन वो डिसीजन ना होने की वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज़ खान साहब सीनियर सब्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी मैदान में बहुत बड़े और बेहतर इक़दाम की ज़रूरत है ताकि आवाम तक इसके समरात पहुँच सके और एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। और इस एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आज़ादी मार्च का सफ़र इसने शुरू किया है और आज फैसलाबाद में ये जो जलसा होने जा रहा है वहाँ पर बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है। कल सियालकोट, उससे पहले हमने देखा अटक, मियांवाली, मर्दान, ये तमाम जलसे हुए। अब इस वक्त फैसलाबाद में सूरत हाल क्या है, धोबी घाट में कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले पहुँच चुके हैं। ब्यूरो हेड फैसलाबाद उवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा वहाँ के मनाजिर कुछ उनसे जानते हैं कि वो क्या मंजर इस वक्त देख रहे हैं। उवैस, ज़ाहिर लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, खान साहब का इंतजार हो रहा है, इंतजामात तमाम मुकम्मल हैं, कितना जोश और जज्बा पाया जा रहा है? फैसलाबाद की तारीख का एक बड़ा जलसा आज होने जा रहा है। जी बिल्कुल, अपोजिशन का उवैस आपको रिकनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज़ ज़रा सिग्नल्स प्रॉब्लम की वजह से ज़रा कट कर आ रही है, आपको रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ आ सके और फैसलाबाद के पंडाल की मंजर कशी आप कर सकें जहां बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग पहुंच चुके हैं। कल सियालकोट में जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों का जोशो खरोश यकीनी तौर पर और ज़्यादा बड़ा होगा, लोग और ज़्यादा वलवले के साथ इस जलसे में शिरकत के लिए पहुँचे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, अब देखना ये कि आज फैसलाबाद में वो क्या अहम बातें करते हैं। कल उन्होंने बड़ी संजीदा गुफ्तगू की थी, बहुत अहम बात की थी और उन्होंने बताया था कि उनकी जान को ख़तरात हैं, वो इस हुकूमत से सिक्योरिटी उनकी जमात उनके लिए मांग रही है लेकिन उन्हें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म को या किसी ऐसे शख्स को जिसकी जान को ख़तरा और वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हाई प्रोफाइल रह चुका उसको प्रोवाइड की जाती है। तो ये खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब ये जलसों का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया। 20 मार्च के बाद खान साहब एक बड़ी अहम कॉल लॉन्ग मार्च की भी देने वाले हैं जिसके बाद मुल्क भर से काफिले निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे और फिर वो लॉन्ग मार्च क्या धरने में तब्दील होगा
होगा, क्या 2014 वाला 126 दिन का तवील धरना हमें एक बार फिर देखने को मिलेगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो ये मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसमें किसी भी दिन खान साहब 20 मई के बाद किसी दिन की कॉल दे सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि कल सियालकोट में जब एक जलसे को रोकने की एक शहर में कोशिश की गई तो उसके बाद मुल्क के शहर में ही जलसे का एक माहौल बन गया था। हमने देखा कराची में भी पुरअमन तौर पर एहतजाज हुआ और उस जलसे को वीडियो लिंक पर देखा गया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर भी एहतजाज हुआ, लाहौर में भी लोगों ने सियालकोट के जलसे को देखा। मुल्क के दीगर तमाम शहरों में भी इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और उन्होंने सियालकोट में होने वाली हुकूमती कार्रवाई की मजम्मत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इज़हार यकजहती किया। तो आज फैसलाबाद में धोबी घाट में हम देख रहे हैं कि गर्मी शदीद है, लेकिन इस गर्मी को नज़रअंदाज करके मौसम की सख्ती को झेलते हुए भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो इसलिए यहाँ पर आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पर आएंगे, उनसे मुखातिब होंगे और वो अहम बातें जो दूसरे शहरों में वो करते आए हैं उसके साथ कुछ मजीद बातें वो आज फैसलाबाद में भी करेंगे। और ज़ाहिर है कि हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराम की जाए। जो सिक्योरिटी वो चाहते हैं, जिन खदशात का वो इजहार कर रहे हैं, उन खदशात को हुकूमती सतह पर और हुकूमत को एक्शन और संजीदगी के साथ सोचते हुए उसको ओवरकम करना चाहिए। और हम ज़रा कुछ अहम सियासी रहनुमा भी आज के जलसे के हवाले से इज़हार ख्याल करते रहे हैं। शेख रशीद साबिक वज़ीर दाखिला, बड़ी अहम बातें वो करते हैं सियासी एतबार से। आज के जलसे के हवाले से उन्होंने हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू की है, क्या वो गुफ्तगू है ये आपको सुनवाते हैं। और आपको और इमरान खान साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा, कल करते हैं जी, आज करें। 7 साल हमने कैद काटी हुई है, इसमें हम ख़त्म नबूवत की कैद को शामिल नहीं करते और मार्शल्लाह की कैदों को शामिल नहीं करते। जब वो जिनका जी जैसे चाहता है वो कर लें, वो जा रहे हैं बुरी तरीके से फंस। सर प्रोग्राम के लिए एक दो प्रोग्राम के लिए सर, कल सियालकोट में जो हुआ उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ क्रेडिट जाता है उस्मान को कि उसने 2 घंटे में एक मुतबादल जगह तारीखी जलसा किया, वरना आज फैसलाबाद में भी कोई और जगह ढूंढनी पड़ती। अब फैसलाबाद और मुल्तान के जलसे को ये नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इनको पता लग गया कि PTI के पास ऐसे वर्कर हैं कि ये 2 घंटे में मुतबादल जगह पे जलसा कर सकते। सर आप वज़ारत दाखिला में भी रही हैं, इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतमईन है और जो कल वीडियो और साजिश का जिक्र किया, जो उसने सिक्योरिटी के लिए अपनी वीडियो दे दी है और जो उसमें मुलव्वस पाया गया कौम उसको माफ नहीं करेगी। ठीक है सर, सियालकोट के लोगों के लिए मैसेज दे, सियालकोट के लोगों के लिए मैसेज दे, सियालकोट के लोगों जिंदाबाद। शेख रशीद ये कह रहे हैं कि हुकूमत फंस चुकी है और इस हुकूमत का जाना अब ठहर चुका है। और कल जिस तरह उस्मान डार ने 2 घंटे में मुतबादिल जगह पर जलसा किया उस पर उन्होंने उनकी तारीफ़ भी की और कहा कि अब इसी वजह से फैसलाबाद और मुल्तान के जलसे को ये हुकूमत बिल्कुल नहीं छेड़ेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने जिन खदशात का इजहार किया वो बहुत संजीदा हैं, एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करके महफूज कर दी है, लेकिन अब हुकूमत को संजीदगी के साथ उनकी सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम करने होंगे। उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस पूरी सूरत हाल पर उनका तबसरा जानते हैं। उसामा, ये कल खान साहब ने बड़ी संजीदा बड़ी अहम बात की है, अगर उनकी जान को ख़तरा है तो फिर ये हुकूमत की इस वक्त जिम्मेदारी बनती है, वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। वो साबिक वज़ीर आज़म है, जिस तरह की सिक्योरिटी वो चाहते हैं वो उन्हें दी जाए ताकि उनकी जान को महफूज किया जा सके। चूँकि रोज़ाना वो पब्लिक में निकल रहे हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर जलसों से खिताब कर रहे हैं, आगे उन्होंने लॉन्ग मार्च भी करना है, धरना भी देना है, तो ये तमाम हालात हैं, बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त हुकूमत की। कोई शक नहीं, और क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी ना सिर्फ ये है बल्कि ये भी है कि जो जलसे हो रहे हैं उनमें भी आप देखिए अमन मान सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। और इमरान खान साहब जिस तरह से इजहार कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, और जो जराए से पता चल रहा है सिक्योरिटी एजेंसियों का भी ये मानना है कि इमरान खान समेत कुछ और लोग भी हैं जिनकी जान को खतरा है, तो लिहाजा अब ये हुकूमत का काम है। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत कोई भी किसी भी तरह के कोई फैसले ही नहीं ले पा रही। कौन इसको चला रहा है? अगर बरतानिया से चलना है, लंदन से चलना है, अमेरिका से चलना है, और शहर से चलनी है, कहाँ से चलनी है इस हुकूमत, समझ नहीं अभी तक आ रही। इसको मिर्जा इस्माइल साहब ने चलाना है, इसकी मीशत को इसाक डार ने चलाना है, IMF की सुननी है नहीं सुननी, किस तरफ जाना है कुछ समझ नहीं आ रही। इसी तरह से एक मरीम नवाज शरीफ कैंप है, वो कहता है कि जनाब इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो, किसी तरह से इमरान खान को पकड़ा जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए। शहबाज शरीफ साहब अगर करते हैं तो उसका बैकलैश आएगा, तो इसलिए इनको कुछ समझ नहीं आ रही। और सियालकोट में इन्होंने ट्रेलर का भी देख लिया, वो मामला भी इनके गले पड़ा। पहले मजहब कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसमें भी मुकदमा किए, इमरान खान का नाम भी उसमें डाला, उल्टा पड़ गया। तो अब ये देखना यह है कि अब ये किस तरह से मामला को चलाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से सिक्योरिटी का लैप्स नहीं होना चाहिए। और जो सियालकोट में आपने देखा है
वो मनाजिर बहुत ही खतरनाक भी हैं अगर उसको किसी और पहलू से देखा जाए कि जिस तरह इमरान खान साहब जब वहां पर आए हैं, क्योंकि सिर्फ 2-3 घंटे में इनको सारा वेन्यू चेंज करना पड़ा, तो इंतजाम किसी भी तरह से इमरान खान साहब आए हैं और वो बिल्कुल लोगों में घिर गए हैं उस वक्त, और उनका ऊपर स्टेज पर जाना एक मुश्किल हो गया था। मैंने तो वो जब मनाजिर देखे तो मैं भी जरा खौफजदा हो गया कि ये तो शायद ऊपर कैसे जा पाएंगे, कि लोगों का एक बिल्कुल हुजूम उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। तो ये तो लोगों को जब पता होगा कि इस तरफ से आना है तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, तो उसकी सिक्योरिटी को बेहतर करना होगा। सही, और जाहिर सिक्योरिटी को बेहतर करना होगा, और हुकूमत का काम कारकर्दगी दिखाना होता है, आवाम के लिए की फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है, उसका काम जलसे करना नहीं होता। अपोजिशन के जवाब में वो भी इस वक्त जलसे कर रहे हैं, ये क्या हिकमत अमली, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उवैस सत्तार इस वक्त ब्यूरो एट फैसलाबाद जलसा गाह से ही हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं कि फैसलाबाद में इस वक्त कितना जोशो खरोश है, क्या इस वक्त पंडाल पूरा भर चुका है, इंतजार हो रहा है इमरान खान साहब का, और क्या जज्बात और तासुरात वहां मौजूद आवाम के हैं? उवैस, क्या इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आज फैसलाबाद के जो तारीखी धोबीघाट ग्राउंड है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना पावर शो कर रही है, जैसे कि तमाम लोग भी बड़ी तादाद में आ चुके हैं। सिंध शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, जिले के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से रैलियाँ इस जलसे के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। सब अपने कायद, अपने कप्तान का इंतजार कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जैसे कि आप सिक्योरिटी की बात करें उसामा गाजी से, तो फैसलाबाद में मैंने पहली दफा देखा है कि इस जलसे को बहुत अहमियत दी जा रही है। यहाँ पर तमाम एजेंसी के लोग भी मौजूद हैं, 3300 से ज्यादा जो पुलिस सरकार है वो सिक्योरिटी के पहरे पर अंजाम दे रही है। 12 डीएसपी 2 एसपी भी सुपरवाइजरी कर रही है, तो बहुत टाइट सिक्योरिटी की गई जलसागाह में। हर शख्स को मुकम्मल तलाशी के बाद यहाँ पर आने दिया जा रहा है। नई इंतजामिया और 50 से करीब जो सीसीटीवी कैमरा, तो पहली दफा किसी जलसे में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, और जलसे के प्रॉपर एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया जलसे में, क्योंकि बड़ी तादाद यहाँ पर आवाम के आने एक्सपेक्टेड की जा रही है। जो धोबीघाट ग्राउंड है उसकी अपनी कैपेसिटी तकरीबन 35 से 40 हजार है, लेकिन जो साथ की जो निर्दिष्ट की सड़कें हैं उन्होंने बहुत तब्दील कर दी है। बार स्क्रीन बनाई जा रही है, SMD बनाई जा रही है, लाइटिंग का अरेंजमेंट, क्योंकि पता है कि तकरीबन 1 लाख से 30 लाख लोग मैनेजमेंट के यहाँ पर लोग आएंगे अपने कप्तान को सुनने के लिए। तकरीबन 6:30-7 बजे करीब खान साहब के यहाँ पर आमद मुतवक्को है। इसके बाद वो एक रिफ्रेशमेंट के बाद तकरीबन 8 बजे करीब जलसा गाह में आमद होगी उनकी यहाँ पर। तो लोगों का पुरजोश है। गर्मी का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा पाई गया था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में जो खवातीन है वो भी यहाँ पर मौजूद थी, मर्द मौजूद थे, बच्चे थे, बूढ़े थे। ये जो जोश हमने देखा वो तारीखी एक अजीब सा जोश हमें लोगों में नजर आया। लड़कियां पेंटिंग कर रही हैं, और ये तो आज जलसागाह की रात से, बल्कि कल इन्होंने प्रॉपर चांद रात बनाई है जलसागाह में। कल भी ऐसा लग रहा है जलसे से पहले जलसा हो गया यहाँ पर। रात 3-3:30 बजे तक मैं भी जलसागाह में मौजूद था, तब तक भी यहाँ पर रौनक थी, ऐसी रौनक थी जैसे आज कोई बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। इस तरह के लोग रौनक थी, यहाँ पर लोग आ रहे थे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और वैसे जाहिर है कि जिस शहर में भी जलसा होता है ऑपोजिशन की जानिब से एक नंबर गेम बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, बताया जाता है कि ऑपोजिशन बड़े कम नंबर्स बताती है जो दूसरी जमात होती है, और जिस जमात का जलसा होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स बताती है। तो यहाँ तो कल से ही बड़ा गहमा गहमी थी। फैसलाबाद में जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है बड़ा लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आज ये तवक्को है कि हज़ारों का हिंसा उबूर करके 1 लाख तक या उससे भी ज़्यादा बात जा सकती है। इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद होंगे आज के जलसे में। अच्छा, धोबीघाट के अगर मैं आपको नए वकूफ बताऊँ ना, इस ग्राउंड में तकरीबन 35 से 40 हजार लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट कहती है कि हमारा टारगेट इस ग्राउंड को भरने का नहीं है, तो वैसे भर जाना है। असल का टारगेट जो इर्द गिर्द की सड़कें हैं, बड़ी सड़कें, और इन्होंने प्यारी भी ऐसे ये तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक इन्होंने अपने SMD लगाई हैं, और ये अगर इस सड़कें बढ़ती हैं तो यकीनी तौर पर 1 लाख का जो हिस्सा अबूर कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह मेरे बच्चे जो मेरे फैसलाबाद डिवीजन के जो है वहाँ के दोस्तों के रास्ते हैं, वहाँ से बड़ी तादाद में रैलियां आ रही है अपने MPs MNS की क़यादत में। तो मेरे इलाका इंसाफ बनाना, अबूर करना कोई मुश्किल नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए। फिर जो करिश्मा खान साहब का है, अगर वो स्कूटर नाम हो तो सिर्फ खान साहब की पर्सनैलिटी को देखने के लिए, उनको करीब से देखने के लिए बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। फिर लोग जो मैसेज दिखाई दे रहे हैं, फिर चले शाम हो गई। ठीक है, चलें वैसे इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। वक्त चूंकि कम है, आखिरी 1 मिनट बाकी है, तो सामा ये ज़ाहिर है हुकूमत में अब ये तमाम जमातें मिलकर आ गई हैं, मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बन चुका है, लेकिन अब ये भी जलसे कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। मरीम नवाज़ आ रही हैं, हमजा शहबाज आ रहे हैं, जलसों से खिताब कर रहे हैं। अब जब जमात हुकूमत में है तो इसका काम तो परफॉर्म करना है, जगह जगह जलसे करना तो नहीं है। इनको नजर आ रहा है कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इससे काम नहीं हो रहा, इन्होंने गलत फैसला कर लिया है और ये अब निकलना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए, वाज़ेह तौर पर मरीम साहबा कह रही हैं कि अब
हम हालात ठीक नहीं कर सकते। तो फिर ये सारा क्यों किया आपने? इस कौम का इतना बड़ा नुकसान क्यों किया आपने? अब ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इत्तेहादियों को एतमाद में लेना है। एतमाद यही कि नवाज शरीफ साहब भी फोन कर रहे हैं सबको कि जी हम तो असम्बलियां तहलील करना चाह रहे हैं, हमें माफ कर दें, हमारी जान छोड़ दें, हम तो नहीं बच सकते, हम तबाह हो जाएंगे, मेरी जमात तबाह हो जाएगी। और इत्तेहादी कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, अब जान छूटेगी। तो ये मनाने का चक्कर है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये नहीं तहलील। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा गाजी, सीनियर इनके पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। अब फैसलाबाद में एक और बड़ा जलसा इंसाफ करने जा रही है, फिर इसके बाद अगला जो वेन्यू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्तान होगा। तो तमाम शहरों में जलसे हो रहे हैं। फिर 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की डेट भी सामने आ सकती है। तो आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज की इस ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।